जात है जो कभी जाति नहीं। जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया, जिन्होंने मुगलों के जमाने मुस्लिम हुए, वो जाति को लेकर वहां गए, वो जात नहीं कभी। और जाति के आधार पर हम जनगणना इसलिए आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है, जाति पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ है। जन्म के आधार पर पिछड़ेपन, जन्म के आधार पर गरीबी है। वो पिछड़े हैं जो गांवों में रहते, जिनको पीने का पानी नहीं, जिनको सड़क नहीं, बिजली देखा है, जिनको तन पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, ये लोग पिछड़े हुए। अब 63 साल के आजादी के बाद भी आप उनको न्याय नहीं देना चाहते। जनगणना में ओबीसी का जनगणना में नहीं करना, ओबीसी को जस्टिस, सोशल जस्टिस नकारना। ये वीडियो पुराना है, लोकसभा का है। भाजपा के यूट्यूब चैनल पर इसका हिस्सा हमें मिला है। वीडियो साल 2010 का है। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जाति आधारित जनगणना के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने में और 10 साल लग जाएंगे। यह तब की बात है जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में। गोपीनाथ मुंडे जैसे बीजेपी के ओबीसी चेहरों ने जोर शोर से जातीय जनगणना की मांग की थी, पर बीजेपी जब सत्ता में आती है तो रुख बदल जाता है। पिछले महीने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार से जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया था। सवाल था कि 2021 की जनगणना जातीय के हिसाब से होगी या नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। सरकार का लिखित जवाब आया, कहा कि सिर्फ SC/ST को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि केंद्र की सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो जातीय जनगणना को लेकर आनाकानी करती है। विपक्ष में जब ये पार्टियां होती हैं तो जातीय जनगणना का मुद्दा बनाती हैं। तो असल में ये जातीय जनगणना का पूरा राजनीतिक खेल क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क क्या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले जाति जनगणना और ओबीसी पॉलिटिक्स का थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। अंग्रेजों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था। आखिरी बार 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। 1941 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं हुए थे। इसकी वजह से तब से जनगणना कमिश्नर M.W. यीट्स ने बताई थी कि पूरे देश की जातीय आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई थी। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया था। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया, यानी अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव कर दिया। जनगणना का यही स्वरूप कमोबेश अभी तक चल रहा है। संविधान लागू होने के साथ में ही SC/ST के लिए आरक्षण शुरू हो गया था। अब पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठने लगी थी। पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या हो, कैसे इस वर्ग का उत्थान हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेकर आयोग बनाया था। इस आयोग ने पिछले वर्ग का हिसाब लगाया। जाति के आंकड़ों का आधार था 1931 की जनगणना। हालांकि कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बनी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत होना चाहिए या आर्थिक। कुल मिलाकर ये आयोग इतिहास की एक घटना भर रहा। पिछड़ों को लेकर कोई नीतिगत बदलाव इस आयोग में नहीं हुआ। अब आइए 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने विधान परिषद मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज़्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। आयोग ने पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ। 1990 में VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू कर दिया। यह सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। तब आरक्षण के खिलाफ खूब बवाल हुआ था। देश भर में प्रदर्शन हुए थे। मामला कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को सही माना, लेकिन अधिकतम लिमिट 50% तय कर दी। 1992 का ऐतिहासिक इंद्र साहनी जजमेंट। इसके बाद 2006 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया। इस बार मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू किया गया। सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों मसलन यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजों में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए।
इस बार भी बवाल हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू भी हुआ। 2010 में आकर जाति आधारित जनगणना की मांग उठी। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे जैसे ओबीसी नेताओं ने जोर शोर से ये मांग उठाई। कांग्रेस सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। मार्च 2011 में इस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा था, जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, उनके पास इस तरह के जातिगत जनगणना कराने का अनुभव या ट्रेनिंग भी नहीं है। हालांकि लालू यादव जैसे कांग्रेस के सहयोगियों के दबाव में मनमोहन सरकार को जाति जनगणना पर विचार करना पड़ा। 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। इसने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया। इस जनगणना को नाम दिया गया था सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस। 4800 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने जनगणना कराई। जिले वाइज पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय को दिया गया। कई साल तक इस डेटा की बात नहीं हुई। मोदी सरकार में इस डेटा पर फिर सुगबुगाहट शुरू हुई। जाति जनगणना को डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप ने रिपोर्ट दी थी या नहीं, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने भी जाति के आंकड़ों को जारी करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन कई क्षेत्रीय पार्टियां इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देती, खासकर यूपी और बिहार की पार्टियां। बिहार में अभी पक्ष विपक्ष की हर पार्टी एक स्वर में जाति जनगणना की मांग कर रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी समेत ओबीसी वोट बेस वाली पार्टियां जाति जनगणना की मांग उठा रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के अलावा कई बुद्धिजीवी भी लिख रहे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जेएनयू में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे वेलेरियन रोड्रिग्स अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखते हैं, जाति जनगणना आज की जरूरत है। जाति जनगणना का उद्देश्य केवल आरक्षण के मुद्दे तक सीमित नहीं। जाति जनगणना वास्तव में बड़ी संख्या में उन मुद्दों को सामने लाएगी जिन पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को ध्यान देने की जरूरत है। मसलन हाशिए पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, यह जानकारी किसी भी लोकतांत्रिक नीति निर्माण के लिए जरूरी है। तो जब हमारे देश में आरक्षण की सारी व्यवस्था ही जाति आधारित है, तो जातियों के डेटा जुटाने में क्यों परहेज होना चाहिए। कई बार कोर्ट्स ने भी आरक्षण को लेकर डेटा पर्याप्त नहीं होने की बात कही। जाति आधारित जनगणना के पक्षधर और क्या तर्क देते हैं वो पढ़िए। देखिए, डेटा से कभी किसी को घाटा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि डेटा से कई बार पता ही नहीं चलता कि सच क्या है। जैसे डेटा तो ये कहते हैं कि साल ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, तो डेटा की अपनी पॉलिटिक्स है। आरएसएस और भाजपा की विचारधारा की पोजीशन है कि हर जाति हिंदू है और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एससी एसटी करके हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। रही बात 60% की, तो मंडल कमीशन में भी 52 से 54% कहता है। भाजपा अगर 60% की बात स्वीकार कर रहा है तो राम मनोहर लोहिया की संसोपा का नारा था, पिछले पावे 100 में से 60। तो आप उस बात को मान रहे हैं कि 60% ओबीसी देश में है तो गिनवा लीजिए, लेकिन संसद में मंत्री बताते हैं कि तमाम विश्वविद्यालय में जो सीटें खाली हैं और ओबीसी पद पर 100 सीटें भी प्रोफेसर के पद पर नहीं हैं, और मंडल कमीशन को भी ये गिन ले तो 3500 से 4000 जातियां हैं जिनके प्रतिनिधित्व देश के विश्वविद्यालय में नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक देश के हैं, हमारा संविधान है, इसमें हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग पीछे रह गए हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत है। मेरा मानना है कि हम सबको गिनिए। बहरहाल हम जानते हैं कि जनगणना का मकसद डेटा कलेक्शन है। डेटा सटीक होगा तो योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है।